नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा एम लक्ष्मीकांत भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर में हम देखेंगे संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं कि संविधान सभा की मांग क्या थी, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. राव ने रखा। जो सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार रखा था वो 1934 में पहली बार एम.एन. राव जी ने रखा था। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह घोषणा की गई थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई जो संविधान सभा थी उसके द्वारा किया जाना था। इस प्रकार की जो मांग थी, इस प्रकार की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार की इस प्रक्रिया को ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था और मुस्लिम लीग की मांग थी कि वो भारत में 2 हिस्सों में बांट दिए जाए भारत को, और जो स्वायत्त हिस्से हों जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया और इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। लेकिन क्या हुआ कि ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम बात करें तो संविधान सभा का गठन हुआ उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजनाओं की विशेषता थी जो पहली विशेषता थी, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी और इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन हुआ, 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन
मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था, प्रत्येक में से एक एक। अगली जो विशेषता थी, हर प्रांत व देशी रियासतों को अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूहों की बात की को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। और अगली जो प्रश्न की बात करें प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख व सामान्य, मुस्लिम सिख को छोड़कर। ओके, अगली जो विशेषता की बात करें, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ओके, मतलब ये है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव जो होना था प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से जो किया जाना था, जैसे कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाना और सबके लिए समान प्रतिनिधित्व हो, इस प्रकार का तरीका अपनाया जाना था। देशी रियासतों की बात करें तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन भी रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधियों का चयन किया जाना था वो देशी रियासतों के जो प्रमुख थे उनके द्वारा किया जाना था। अंततः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित की निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए और ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटें हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय किया था। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ओंगल भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थीं। ओके, इस प्रकार से ये बात हो जाती है कि जो संविधान सभा का गठन हुआ उसके बारे में ये सब चर्चा हो गई है। अब इसके बाद बात करें हम संविधान सभा की कार्य प्रणाली किस प्रकार से थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई, संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। जो पहली बैठक हुई इसका जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, वरिष्ठ होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष चुना गया अस्थायी तौर पे। और बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया और फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा बी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष बने। जो एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी थे वो उपाध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, यानी कौन कौन? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी 2 उपाध्यक्ष थे। ओके, अगली बात करें उद्देश्य प्रस्ताव की तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और इसमें क्या हुआ था कि संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की एक प्रकार से झलक सी मिलती है। इसमें कहा गया था कि
इसमें क्या कहा गया था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। पहली बात ये कहा गया है इसमें। दूसरी बात ये कही गई कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। और साथ ही साथ कहा गया कि उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वो सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। साथ ही साथ इसमें इस बात को भी कहा गया कि संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अगली बात कहें तो इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई। साथ ही साथ संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भूक्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उनके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया और इसको जो स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1946 को इसको स्वीकार किया गया। और इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रस्तावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी और जो संविधान की प्रस्तावना बनी इसी के परिवर्तित रूप से बनी। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन की बात करें तो संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधि ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में सभा की स्थिति में निम्न परिवर्तन किए गए। जैसे पहली बात कहें तो सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस संविधान ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। दूसरी बात इसमें कही गई कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य यानी पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 आ गिरी। भारतीय प्रांतों यानी औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों को 93 से 70 कर दिया गया। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को अध्याय के अंत में तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पे बात करें
अन्य कार्यों की, तो संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा में निम्न प्रकार के कार्य किए गए। नंबर 1, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। और अगली बात करें तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। यहाँ से प्रश्न बनने की हर बार संभावना रहती है कि 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता सत्यापित किया गया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगली बात कहें तो इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। यानी 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और भारत को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की बात करें तो मई 1949 में सत्यापित किया गया। ओके, अब इसके बाद संविधान सभा की समितियां बनी और बहुत से काम हुए। और इसमें क्या हुआ कि 2 साल 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। यानी संविधान बनने में जो समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। और इसमें कुल बैठकों की बात करें तो 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। यहाँ से प्रश्न बनने की हमेशा संभावनाएं रहती हैं। 2 साल 11 माह 18 दिन और जो निर्माताओं ने, जो संविधान निर्माता थे, उनने 60 देशों का अवलोकन किया था। और इसकी बात करें तो इसके प्रारूप पर 114 दिनों का विचार हुआ। जो प्रारूप पर जो विचार हुआ उसमें 114 दिन लगे थे। संविधान के निर्माण का कुल जो खर्चा था वो 64 लाख रुपए था। कितना था? 64 लाख रुपए खर्चा था। 64 लाख खर्चा था। इसके बाद बात करें 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रगान को अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत को एक सदस्यता के रूप में सत्यापित किया गया। इस प्रकार से बात हो जाती है। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा की समितियां हैं, कुछ समितियां थी, उसके और देख लेते हैं हम और फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए अभी इसमें हम ओनली समितियों को थोड़ा देख लेते हैं। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं, अन्य छोटी समितियां थीं जो उनके बारे में, अध्यक्षों के बारे में, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि संघ शक्ति समिति थी, जो उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इसके बाद प्रारूप समिति थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति की बात करें तो यानी परामर्शदाता समिति बोलते हैं इसको, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थी जो का, खा, गा, घा, अड़ा में विभक्त हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति थी, गोपीनाथ बरदोई जी इसके अध्यक्ष थे। छोड़े गए व आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों यानी असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा कई उप समितियां थीं जिसके अध्यक्ष थे AB ठक्कर। अड़ा की बात करें तो उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति की बात करें। और अगली जो समिति थी, जो 6वीं समिति थी, प्रक्रिया नियम समिति, इसके थे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 7वें नंबर की जो समिति थी, राज्यों के लिए समिति,
यानी राज्यों से समझौता करने वाली समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति थी, इसके भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से हमारी 8 समितियां हो जाती हैं और आगे वाले वीडियो में इससे आगे जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।